दोस्तों, इतिहास की किताबों में कई ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्हें कोई महानायक कहता है तो कोई खलनायक कहता है। आज हम जिस शख्सियत की कहानी सुनने जा रहे हैं वह भी बिल्कुल ऐसी ही है। तरफ अरब दुनिया में उसे कभी मसीहा कहा गया, दूसरी तरफ पश्चिमी देश उसे तानाशाह या हत्यारा कहते थे। वह व्यक्ति है इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन। 28 अप्रैल 1937 को जन्मे सद्दाम हुसैन का जीवन गरीबी और संघर्ष, सत्ता, युद्ध और विवादों से भरा हुआ था। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब किसान परिवार से उठकर पूरे इराक का सर्वोच्च नेता बना। उसने अपने देश को विकास की राह पर भी डाला, लेकिन उसकी क्रूरता, युद्धप्रियता और सत्ता लालसा ने लाखों जिंदगियां तबाह भी कर दी। आज हम आपको सद्दाम हुसैन के पूरी जीवनी सुनाने जा रहे हैं। उनके जीवन से लेकर सत्ता तक की ऊंचाइयों का सफर, युद्धों और संघर्षों की कहानियां और अंत में उनका दुखद पतन और उनके फांसी तक की यात्रा। अगर हम सद्दाम हुसैन के बचपन की बात करें तो सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित शहर के एक छोटे से गांव अलोजा में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई थी। मां ने दूसरी शादी कर ली और बचपन में सद्दाम को अक्सर अनदेखा किया जाता था। गरीबी और अभाव ने उनका व्यक्तित्व को गढ़ा। कहा जाता है बचपन में ही सद्दाम बेहद जिद्दी, कठोर और महत्वाकांक्षी थे। उनकी परवरिश उनके मामा खैरुल्लाह तलफा ने की, जो कि इराकी सेना में अफसर बने और अरब राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। यहीं से सद्दाम के दिल में राजनीति और सत्ता की चिंगारी जली। किशोरावस्था में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के दौरान राजनीतिक विचारधाराओं से खुद को जोड़ा। उन्होंने खास तौर पर आकर्षण था अरब राष्ट्रवाद और बाथ पार्टी की विचारधारा से, जो अरब देशों को एकजुट करने और पश्चिमी ताकतों का विरोध करने के लिए बात करती थी। सद्दाम हुसैन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सन 1950 में की थी। इन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा और बाथ पार्टी में जुड़ गए। यह पार्टी समाजवाद, अरब एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ी थी। फिर वो 22 साल की उम्र में सन 1959 में सद्दाम हुसैन ने उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश में हिस्सा लिया। यह हमला असफल रहा। गोलीबारी में सद्दाम हुसैन घायल हो गए, लेकिन किसी तरह भाग निकले और सीधा मिस्र पहुंच गए। मिस्र में उन्होंने कुछ साल गुजारे और वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित हुए। 1963 में जब इराक में तख्ता पलट हुआ और कासिम की हत्या कर दी गई, तब सद्दाम इराक लौटे। लेकिन जल्दी इराक की राजनीति में फिर बदलाव आया और सद्दाम को जेल जाना पड़ा। जेल में ही उन्होंने राजनीति, सत्ता और साजिशों के बारे में बहुत कुछ सीखा। कुछ साल बाद जेल से भागकर उन्होंने फिर से पार्टी में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। धीरे धीरे वे बाथ पार्टी के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर नेता बनते गए। सन 1968 में इराक की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। बाथ पार्टी ने एक बार फिर तख्ता पलट किया और इस बार सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इस सरकार के राष्ट्रपति बने अहमद हसन अल बकर, लेकिन असली ताकत धीरे धीरे सद्दाम हुसैन के हाथों में आने लगी। वह राष्ट्रपति अल बकर के सबसे करीबी सहयोगी बन गए। सद्दाम ने सरकार और सेना के भीतर लोगों को बिठाने शुरू कर दिया। उन्होंने गुप्तचर एजेंसियों, सुरक्षा और सीधा नियंत्रण हासिल कर दिया। यहीं से शुरू हुआ सद्दाम हुसैन का राजनीतिक सफर। सत्ता संभालते ही सद्दाम हुसैन ने विरोधियों को खत्म करने का काम शुरू किया। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता या वह तो गायब हो जाता, या जेल में डाल दिया जाता, या सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता। उन्होंने पूरे इराक में एक ऐसा माहौल बना दिया, लोग उनकी आलोचना करने से भी डरते थे। उनकी गुप्तचर एजेंसी हर जगह फैली हुई थी, घरों, दफ्तरों, स्कूलों, यहाँ तक कि सेना में भी जासूस बिठाए गए थे। सद्दाम हुसैन धीरे धीरे इराक के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। सन 1979 में राष्ट्रपति अहमद हसन अल बकर ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। सद्दाम हुसैन ने इराक की सत्ता अपने हाथों में ले ली और राष्ट्रपति बन गए। लेकिन राष्ट्रपति बनने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी तानाशाही छवि को पूरे दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उन्होंने पार्टी नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ वरिष्ठ नेताओं पर देशद्रोह और साजिश का आरोप लगाया। सद्दाम खुद मंच से नाम पुकारते गए और गार्ड्स उन नेताओं को बाहर ले जाकर वहीं गोली मार देते थे। उस दिन दर्जनों नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकियों ने सद्दाम की वफादारी की शपथ ली। यही वो पल था, सद्दाम ने पूरे इराक को अपने नियंत्रण में ले लिया। सद्दाम हुसैन ने राष्ट्रपति बनने के बाद इराक को बदलने की कोशिश की। तेल की आय से उन्होंने देश के बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू कर दिए। नई सड़कें बनी, नए अस्पताल बने, स्कूल बनाए गए। गरीबों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी दी गई। महिलाओं को भी शिक्षा और नौकरी में हिस्सेदारी मिली। इराक उस समय मध्य पूर्व के सबसे आधुनिक और ताकतवर देशों में गिना जाने लगा।
लेकिन इस विकास के साथ साथ उनका तानाशाही चेहरा भी साफ नजर आता था। विपक्ष को कुचल दिया, समाचार पत्र और मीडिया पूरी तरह से नियंत्रण में थे। विरोधियों को या तो जेल में डाल दिया जाता था या उनकी हत्या कर दी जाती। लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान भी था और डर भी था। बात करते हैं इराक ईरान के युद्ध की शुरुआत की। साल था 1980। यह युद्ध 1980 से 1988 तक चला। सद्दाम हुसैन अब पूरे इराक के बेताज बादशाह बन चुके थे। उन्होंने अपने देश की सेना और ताकत पर बहुत भरोसा था। उसी समय पड़ोसी देश ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। ईरान के शाह को हटाकर वहां आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार बन गई। सद्दाम को डर था यह इस्लामिक क्रांति इराक के शिया मुसलमानों को भी भड़का सकती है। इसके अलावा इराक और ईरान के बीच एक सीमा विवाद भी था। सत अल अरब नाम की नदी पर दोनों देश दावा करते थे। इन कारणों से सन 1980 में सद्दाम हुसैन ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। उनका सोचना था यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा और इराक विजयी हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध 8 साल लंबा चला। लेकिन सद्दाम हुसैन का अनुमान गलत साबित हुआ। लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। तेल के कुएं चलते रहे, शहर खंडर बन गए। इराक को अब अरब देशों और अमेरिका का समर्थन मिला, जबकि ईरान अकेला लड़ता रहा। फिर भी कोई भी देश युद्ध नहीं जीत पाया। इस युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा अपराध किया जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखा गया। जब ईरानी सेना और कुर्द विद्रोही इराक की सीमा के पास मजबूत होते दिखे, तब सद्दाम हुसैन ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। साल 1988 में हलबजा नामक कुर्द शहर पर इराकी सेना ने जहरीली गैस से हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरा शहर मौत का मंजर बन गया। लगभग 5000 लोग तुरंत मारे गए, हजारों लोग जख्मी हो गए। औरत, बच्चे, बूढ़े सबकी लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। यह घटना हलबजा नरसंहार के नाम से भी जानी जाती है और इसे मानव इतिहास के सबसे क्रूर युद्ध अपराधों में गिना जाता है। 8 साल बाद सन 1988 में थककर दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया, लेकिन इस युद्ध ने इराक को भारी नुकसान पहुंचाया। इराक पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, लाखों सैनिक मारे गए या अपाहिज हो गए। जनता आर्थिक तंगी झेलने लगी। इसके बावजूद सद्दाम हुसैन सत्ता पर पकड़ बनाए हुए थे। उन्होंने अपने आप को अरबों का नायक बताने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर में उनकी छवि एक क्रूर और खूंखार शासक की बनी। साल था 1990। ईरान इराक युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इराक की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। देश पर अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ चुका था। इसी बीच सद्दाम हुसैन की नजर पड़ी पड़ोसी देश कुवैत पर। कुवैत एक छोटा सा देश था, लेकिन तेल के भंडारों से बहुत अमीर था। सद्दाम ने कुवैत पर कई आरोप लगाए। कुवैत ने ज्यादा तेल निकालकर दाम गिरा दिए, जिससे इराक को नुकसान हुआ है। कुवैत दरअसल इराक का हिस्सा है, जिसे ब्रिटिशों ने अलग कर दिया। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम ने अपनी सेना को आदेश दिया और इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। कुछ ही घंटों में पूरी कुवैती सेना हार गई और कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया। कुवैत पर हमला करना पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। अरब देशों में खलबली मच गई। संयुक्त राष्ट्र ने इराक के इस कदम की कड़ी निंदा की। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तेल पर कब्जे की साजिश माना। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने तुरंत कुवैत की आजादी के लिए गठबंधन तैयार किया। जनवरी 1991 में अमेरिका और उससे 30 से ज्यादा सहयोगी देशों ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। अमेरिकी वायुसेना ने इराक के सैन्य ठिकानों और बगदाद पर भीषण बमबारी की। कुछ ही हफ्तों में इराक की सेना बुरी तरह टूट गई। फरवरी 1991 तक इराकी सेना कुवैत से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। यह युद्ध सिर्फ 42 दिन तक चला, लेकिन इसने इराक को बुरी तरह तोड़ दिया। खाड़ी युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। तेल की बिक्री पर रोक लगा दी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद करा दिया। दवाइयों और जरूरी सामान की भारी कमी इराक में होने लगी। इराक की आम जनता भूख और बीमारी से परेशान होने लगी। बच्चों की मौतें बढ़ गईं, गरीबी फैल गई। लेकिन सद्दाम हुसैन सत्ता से चिपके रहे। उन्होंने अपनी हार को छिपाने की कोशिश की और जनता को यह विश्वास दिलाया उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति से टक्कर ली है। तो बात करते हैं साल था 2001। अमेरिका में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। अमेरिका ने इसका दोष अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन पर लगाया, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी सरकार ने सद्दाम हुसैन पर भी आरोप लगाए। अमेरिका ने कहा कि इराक आतंकवादियों को पनाह देता और उनके पास जनसंहार के हथियार मौजूद। हालांकि इस बात के पक्के सबूत अभी नहीं मिले, फिर भी अमेरिका ने सद्दाम को हटाने का फैसला कर लिया। सन 2003 में मार्च में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया। इसमें कहा गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अमेरिकी सेना ने बगदाद पर लगातार बमबारी की। इराकी सेना टिक नहीं पाई। कुछ ही हफ्तों में सद्दाम हुसैन की सरकार ढह गई। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद के मशहूर फिरदौस चौक पर सद्दाम हुसैन की बड़ी प्रतिमा को गिरा दिया गया। यह पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया और यह संकेत था कि सद्दाम की सत्ता खत्म हो चुकी है।
सद्दाम हुसैन अपनी सरकार के गिरने के बाद छुपकर भागते रहे, कभी गांव में तो कभी शहर में, कभी अपने समर्थकों के बीच। कई महीनों तक अमेरिकी सेना उन्हें ढूंढती रही। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सैनिकों ने तिकरित शहर के पास एक छोटे से गांव में छापेमारी की। सद्दाम हुसैन एक तंग अंधेरे गड्ढे में छुपे हुए मिले। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टीवी पर उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। वहीं सद्दाम, जो ताकतवर राष्ट्रपति थे, अब थके हारे और अस्त व्यस्त हालत में नजर आए। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध और हत्याओं के मामले में दोषी ठहराया गया। मुकदमा कई साल चला, लेकिन नतीजा साफ था। सद्दाम को सजाए मौत सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उन्हें बगदाद की एक जेल में फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। उनकी मौत की वीडियो भी इंटरनेट पर फैली, जिससे पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा न्याय हुआ है, लेकिन बहुत से लोग मानते थे अमेरिका की साजिश थी, मुकदमा निष्पक्ष नहीं था। मुकदमा निष्पक्ष हो या नहीं, लेकिन नतीजा एक ही था, सद्दाम को सजाए मौत मिली। सद्दाम हुसैन का जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें शक्ति, महत्वाकांक्षा, युद्ध और अंततः पतन सब कुछ शामिल है। उन्होंने अपने देश को कभी ताकतवर बनाया, लेकिन उनके फैसलों और अत्याचारों ने उसी देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया। आज भी लोग उन्हें अरब राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं, जबकि बहुत से लोग एक निर्दयी तानाशाह कहते हैं। इतिहास की नजर में सद्दाम हुसैन हमेशा एक विवादित शासक के रूप में याद किए जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके हमको बताएं कि सद्दाम हुसैन को आप क्या मानते हैं, एक तानाशाह, एक